नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निमसा में। आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप सबके परिवार में भी सब कुशल मंगल होगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने पिछले एपिसोड में पढ़ रहे थे कि विधायिका का निर्माण किस प्रकार होता है और कौन-कौन विधायिका में सम्मिलित होते हैं, जिसमें हमने एक पढ़ा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ ही 2 और होते हैं कि राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर, जिसमें एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो हमने खैर मोटे-मोटे तरीके से राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है, लोकसभा का गठन किस प्रकार होता है, कौन-कौन से आर्टिकल में क्या-क्या लिखा गया है, हम अभी एनसीईआरटी बेस पर चल रहे हैं। तो तो उसमें हमने काफ़ी कुछ जाना था उनके गठन के बारे में, दोनों सदनों के अर्थात संसद के गठन के बारे में, हमें संसद की आवश्यकता क्यों हुई और इसके साथ ही मान लो कि हमने द्विसदनात्मक संसद व्यवस्था क्यों अपनाई, प्रणाली क्यों अपनाई, इसके बारे में भी हमने बात की थी। अब साथियों, केंद्र में हमने संसद है वो 2 सदन जिसमें राज्यसभा और लोकसभा, इसके अतिरिक्त हमने राज्यों में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, जिसमें पहले 7 थे, लेकिन जम्मू-कश्मीर जो ही राज्यों की श्रेणी से हट गया, तो फिर राज्यों में 6 अब वर्तमान में ऐसे राज्य हैं, जिसमें अपने द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें अपन अगर बात करें द्विसदनात्मक का मतलब होता है कि 2 सदन राज्य में भी, जैसे एक विधानसभा और एक है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं, या विधानसभा केवल अगर अकेली है, तो भी विधानमंडल होगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो खैर साथियों, कौन-कौन से 6 राज्यों में कभी-कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से राज्यों में विधान परिषद नहीं है या फिर है। कभी-कभार ये तो उन 6 राज्यों के नाम आपको याद करने हैं महत्वपूर्ण तरीके से, तो हम बात कर ही लेते हैं यहाँ। उसके बाद हम थोड़ा ये भी ज़िक्र करेंगे कि हमने जो पीछे पढ़ा, खैर हम पहले ये ज़िक्र कर ही लेते हैं कि हमने पीछे क्या-क्या पढ़ा। तो जैसा कि साथियों हमने पहले ये पढ़ा कि आर्टिकल 79 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर संसद का निर्माण करेंगे, जिसमें पहला सदन लोकसभा अपने जो आर्टिकल के अनुसार है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। फिर अगर हम राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन दे रखा है। राज्यसभा का के सदस्यों का अगर चुनाव के संदर्भ में बात करें तो समानुपातिक एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली और कैसी है, खुली मतदान प्रणाली 2003 के बाद है। तो खैर साथियों, ये तो सारे की सारी बातें ही हैं। इसके साथ ही वर्तमान में 245 सदस्य है, अधिकतम 250 हो सकते हैं राज्यसभा में। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसके साथ ही कौन से राज्यों से कितने-कितने सदस्य हैं, ये जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा और जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार होगी। ये भी हम पढ़ रहे थे। इसके साथ ही 233 पूर्ण रूप से कहाँ से लिए जाते हैं? अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से और मतलब 4 केंद्र शासित प्रदेशों, बाकी राज्यों से। और इसके साथ ही हम ये भी पढ़ रहे थे कि जो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा है, उनके आधार पर 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके साथ ही हमने पढ़ा था राज्यसभा उच्च सदन है, इसके साथ ही राज्यसभा राज्यों की सभा है, इसके साथ ही राज्यसभा दूसरा सदन है, ठीक। अब और राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो होता है साथियों 6 वर्ष और इसमें से प्रत्येक 2 वर्ष बाद जिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है, उन 1/3 सदस्यों को क्या कर दिया जाता है, सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट कर लिया जाता है। ये अमूमन हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, कुछ राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ जिसमें आर्टिकल 312 पढ़ा हमने। इसके साथ ही 312 में किसी भी प्रशासनिक सेवा का सर्जन या मतलब समाप्त किया जा सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा 1963 में राज्यसभा ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए आईएफएस का निर्माण किया था, प्रशासन भारतीय वन सेवा का। और इसके साथ ही हम ये भी पढ़ रहे थे आर्टिकल 249 में कि राज्यसभा अगर किसी भी विषय को राज्य सूची के किसी भी विषय को लोकसभा को देना चाहती है या संघ सूची या समवर्ती सूची में भेजना चाहती है, तो अपने विशेष बहुमत के साथ ऐसा कर सकती है। मतलब पूर्ण सदस्य विशेष बहुमत का मतलब हम आर्टिकल 368 पढ़ेंगे, उसमें और भी समझेंगे। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और इसके साथ ही सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ये विशेष बहुमत है। अब देखिए साथियों, इसके साथ ही हमने लोकसभा का पढ़ा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। इसका साथ ही लोकसभा को समय से पहले प्रधानमंत्री के कहने पर भंग भी की जा सकती है। लोकसभा
अस्थायी सदन है, लोकसभा लोगों का सदन है, लोकसभा भावनाओं का सदन है और इसके साथ ही लोकसभा पहला सदन और लोकसभा निम्न सदन भी है। इसके साथ ही हमने ये पढ़ा था वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य, अधिकतम 552 हो सकते हैं, लेकिन 104वें विधान संशोधन के बाद 2 आंग्ल भारतीयों को वाले प्रावधान आर्टिकल 331 को निष्प्रभावी कर दिया गया, जिसके तहत वर्तमान में अधिकतम 550 हो सकते हैं और 550 में से अगर वर्तमान में अगर कोई कार्यरत है तो वो 543 कार्यरत है अभी, यानी मतलब है 543 सांसद अभी भी लोकसभा में कार्यरत है। और पहले राष्ट्रपति को ये शक्ति थी कि 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन अब वो शक्ति है नहीं। अब ये हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही लोकसभा के बारे में विशेष तरीके से पढ़ा था। लोकसभा धन विधेयक को क्या कर सकती है, प्रस्तुत केवल और केवल लोकसभा में किया जाएगा। खैर ये तो हमने पिछले अपने एपिसोड में पढ़ा था। आज हम कुछ बातें वो करेंगे कि विधायिका है जो संसद है वो कार्यपालिका को कैसे नियंत्रण करती है, लोकसभा और राज्यसभा के क्या-क्या कार्य या क्या-क्या विशेषाधिकार है। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे संसद के क्या कार्य है, हमें ऐसा क्या हो गया कि कौन-कौन से ऐसे कार्य करवाने थे जिसके कारण हमें संसद की आवश्यकता पड़ी, उन सब बातों के बारे में या उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा-सा छोटा-सा पॉइंट है अपना ही कि इसके साथ ही हम आगे ये भी पढ़ेंगे दल बदन कानून क्या है, 91वां विधान संशोधन क्या था और 52वां विधान संशोधन क्या था। छोटा-सा ज़िक्र आएगा, पिछले एपिसोड में और आया था 91वां विधान संशोधन। अगर किसी भाई बंधु ने मेरा वो पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि आप वो भी देखिए और ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं वो लगातार समझ में आती रहें। तो चलिए साथियों, चलते हैं बिना देरी की आज की बात करते हैं। जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं कि राज्यों में भारत के 6 राज्यों में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था। और 6 राज्य कौन से हैं? और वो 6 राज्य है, नंबर 1 बिहार है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार है अपने, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और इसके साथ ही अपने महाराष्ट्र है। 6 राज्य है टोटल। तो पहला बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अपने छत्तीसगढ़। देखिए साथियों, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें अपने क्या है कि द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है और ये द्विसदनात्मक शासन प्रणाली हमें क्या-क्या सिखाएगी, क्या-क्या नहीं सिखाएगी, उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और एक साथियों इसके साथ ही हम आर्टिकल 109 भी पढ़ेंगे जिसमें राज्यसभा की जो विशेष शक्ति है धन विधेयक के बारे में, उसके सदन में संदर्भ में भी पढ़ेंगे। हम आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम एनवी गाडगिल है। उन्होंने भी इनके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या करना है और विधायिका के पास कितनी शक्तियाँ हैं या कैसी शक्तियाँ हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए साथियों, हमने कितने राज्यों की बात की। अगर हमने ये बात करें कि भारत में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, तो उसमें हमने पहले राज्य की बात की बिहार, फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ ही अगर और अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना है और तेलंगाना के बाद है कर्नाटक है। इस प्रकार के ये 6 राज्य हैं। तो देख लीजिए वापस बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और माफ़ कीजिए सॉरी यहाँ कर्नाटक है। तो 6 राज्य है। कितने राज्य हैं? 6 और इन 6 राज्यों में वर्तमान में क्या है? द्विसदनात्मक प्रणाली है। अब जिस प्रकार केंद्र केंद्र में 2 सदनात्मक प्रणाली है, एक है लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। तो ऐसा कैसा इसमें पहले जम्मू कश्मीर में भी था, जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी से हटा दिया तो अब उसमें ऐसा नहीं है। आपको याद होगा 2012 में राजस्थान राजनीतिक उथल-पुथल के समय मतलब उस समय ये बातें चल रही थी और राजस्थान तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार
और उन्होंने भी कहा था कि राजस्थान में भी राज्य विधान परिषद होना जरूरी है, लेकिन उस समय फिर यूपीए की सरकार थी 2014 में, पुनः निर्वाचन होता है और निर्वाचन में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है केंद्र के कारण, जिनके कारण उस फैसले पर कोई अमल नहीं किया जाता या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है वापस। अब देखिए साथियों, और हालांकि अब की बार जिस समय अशोक गहलोत की सरकार बनी थी तो उन्होंने अपने जो द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है विधान परिषद का, वो वापस ही ले लिया था। खैर अभी भी राजनीतिक उठापटक तो चल ही रही है राजस्थान में, और एक राजनीति के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए रोचक तथ्य है कि राजनीतिक किस हद तक चले जाते हैं या राजनेता किस तरीके से आगे पीछे हो जाते हैं या कौन कौन सी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, वे सारी की सारी खैर चलती रहती है। इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर भी हम ये बात कर रहे हैं, तो उनके संदर्भ में भी हमें जानकारी होना जरूरी है। तो ये क्या है, भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक सांसद प्रणाली है, अर्थात विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। कौन कौन से? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि राज्यसभा में अगर सर्वाधिक कोई जनसंख्या के आधार पर है सदस्य, तो वो कहाँ से? उत्तर प्रदेश से 31 है, और लोकसभा से भी उत्तर प्रदेश से 80 है, और विधानसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 सीट है। तो ये भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है साथियों। तो ये तो अपने है द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था। अब हम द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था के बाद बात करेंगे, वो बात करेंगे अपने कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद के कार्य क्या है, संसद के कार्य। संसद के कार्य, संसद के ऐसे देखा तो साथियों निम्न कार्य। अब उत्तर को अच्छे तरीके से लिखना है, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक संस्था के कार्य होते हैं, उसी प्रकार ही संसद या अर्थात विधायिका के भी कार्य हैं जो निम्न है। अब जो निम्न कार्य कौन कौन से हैं संसद के? संसद का पहला कार्य है अगर, वो है कानून निर्माण करना। कौन सा कार्य? कानून निर्माण। अब किसी भी कानून को किस प्रकार बनाया जाएगा, कानून निर्माण में संसद की क्या भूमिका रहेगी, हम इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, कानून निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहला संसद का कार्य क्या है? कानून निर्माण करना, ठीक है। और दूसरा संसद का कार्य है, वो है अपने कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना। कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना, ये भी किसका कार्य है? संसद का कार्य है। तीसरा कार्य है, हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी इसी अपने एपिसोड में करेंगे, आगे करेंगे, क्योंकि वापस हमें समझना पड़ेगा कि कार्यपालिका को किस प्रकार विधायिका नियंत्रण करती है, अर्थात संसद नियंत्रित करती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कानून निर्माण की पूरी प्रक्रिया जानेंगे। 3 जो सत्र होते हैं, इसमें भी कानून निर्माण के पहला, दूसरा और तीसरा, तो उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही तीसरा है कि ये संसद के कार्य, ये बहस का मंच है, बहस का मंच अर्थात विचार विमर्श। अब विचार विमर्श, कोई भी अगर विधेयक है सामान्य कैसे भी प्रकार का, अगर उस विधेयक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या विधेयक को संसद में रखा जाता है, तो कार्यपालिका द्वारा रखा जाता है, कार्यपालिका अर्थात मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है, तो उसके ऊपर विचार विमर्श करना भी किसका काम है? संसद का काम है। इसके साथ ही चौथा है कि वित्तीय कार्य। और वित्तीय कार्य में क्या है? बजट निर्माण। बजट निर्माण में भी मतलब भी किसकी भूमिका होती है? संसद की भूमिका। अब निर्माण में तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपने बजट पास करवाने में, बजट पारित करवाने में, ठीक है, ये इनका वित्तीय नियंत्रण के तौर पर कार्य होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही पांचवा है, वो है निर्वाचन संबंधी शक्ति। और निर्वाचन संबंधी शक्ति या निर्वाचन संबंधी कार्य कौन से? एक तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
के निर्वाचन करना भी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्या करना, निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना। निर्वाचन में भाग लेना। इसके साथ ही अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने में भी संसद अपनी भूमिका निभाती है। अब देखिए साथियों, तो अगर संसद के कार्य, सबसे पहला संसद का कार्य है कानून निर्माण करना। ये बहुत लंबी प्रक्रिया, हम आगे समझेंगे किस प्रकार संसद के कार्यों में कानून निर्माण की प्रक्रिया सबसे बड़ी है। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण, फिर है बहस का मंच है, विचार विमर्श का मंच है संसद एक, फिर वित्तीय कार्यों में संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, धन विधेयक जैसे पारित करने में, तो बजट पारित करवाने में, और निर्वाचन संबंधी जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें भी संसद के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी संसद अपनी भूमिका निभाती है, जिसमें राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों मनोनीत और निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग तो नहीं लाया जाता, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमेशा अगर प्रस्ताव लाया जाएगा वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये भी उसमें ये लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को जिस विधि से हटाया जाएगा उसी विधि से, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए भी वही विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि? जो राष्ट्रपति अर्थात महाभियोग। तो हम आगे पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, जो अगला हम एपिसोड लाएंगे उसमें न्यायपालिका की बात करेंगे, और न्यायपालिका का किस प्रकार न्यायाधीश को लिया जाता, मतलब मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता सर्वोच्च न्यायालय का, क्या रणनीति रहती है उसमें, और किसके तहत या किस प्रक्रिया के तहत उनका चयन किया जाता है, न्यायाधीश का किस विधि के द्वारा हटाया जाता है, किस प्रकार हटाया जाता है, और उनके क्या क्या कार्य क्षेत्र है, कितने कितने क्षेत्राधिकार है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर कोई भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, बाकी बहुत सरल है, एक दो बार पढ़ेंगे समझेंगे तो जरूर इनमें से अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे हैं तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। खैर, अब हम आगे बात करते हैं साथियों, वो कानून निर्माण करना। कानून को किस प्रकार बनाया जाता है, कि जैसे हम बहुत बार बात करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विधेयक आया है, आज उनके संदर्भ में विधेयक आया है, या फिर जैसे कि अभी विशेष मुद्दा समान नागरिकता संशोधन वाला जो आर्टिकल 44 है उनके संदर्भ में बात की जा रही है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि अभी अभी माहौल बना था, प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले सेशन में ही कहा था, मतलब अपना बजट सत्र चल रहा था उससे पहले शीतकालीन सत्र में पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर समान नागरिक कानून संहिता स्थापित, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करना है तो इसके लिए, और हमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्त्री और पुरुष दोनों के विवाह की उम्र भी क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे पुरुषों की 21 वर्ष है, महिलाओं की 18 वर्ष है, तो 18 से 21 वर्ष बढ़ाना, ये हम इस उदाहरण के तहत, क्योंकि लेटेस्ट और गजब का अच्छा उदाहरण है, तो इस उदाहरण को लेकर ही हम समझेंगे। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया का नाम आते ही एक बात आती है साथियों, कि अगर कोई भी प्रारूप होता है, कानून लागू करने या कानून बनाने के प्रारूप को क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। सबसे पहले यही है, कानून के प्रस्ताव को, या कानून बनाने के प्रारूप प्रस्ताव को विधेयक कहा, मतलब प्रारूप को, कानून के प्रारूप को
विधेयक कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। अब बात आई है विधेयक। क्या विधेयक एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं साथियों, विधेयक अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम यहाँ समझेंगे विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के विधेयक होते हैं। जैसे नंबर 1, हम पहले बात करें सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक। हम दूसरी बात करें निजी विधेयक। कैसा विधेयक? निजी विधेयक। ठीक है, और इसके साथ ही हम तीसरी बात करें वो वित्त विधेयक। इसके साथ ही और अगर विधेयकों की बात करें तो धन विधेयक। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा सरकारी विधेयक, दूसरा धन विधेयक, निजी विधेयक और वित्त विधेयक। इसके साथ ही अगर एक और बात करें तो उस विधेयक का नाम है ये 2, ये 3, 4 और एक पांचवा विधेयक हम यहाँ नीचे बात कर लेते हैं पांचवे की, वो है वित्त अपने नाम क्या, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। देखिए साथियों, थोड़ा सा ये विधेयक कानून के प्रस्ताव का जो प्रारूप होता है, मतलब कानून बनाने के लिए जो प्रारूप लाया जाता है पहले, वो प्रारूप क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। क्योंकि हम कानून निर्माण की प्रक्रिया समझ रहे हैं, तो कानून निर्माण में सबसे पहली चीज यही है कि आज ये विधेयक लाया गया, आज बजट से संबंधित विधेयक लाया गया, आज धन विधेयक लाया गया, आज वित्त विधेयक लाया गया, आज सरकारी विधेयक है, निजी विधेयक है। जैसा कि पिछली बार हाफ ईयरली में प्रश्न पूछा कि निजी और सरकारी विधेयक में अंतर क्या है, अंतर लिखिए। तो ये भी हमें जानने की बहुत ही मतलब आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभार यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी इसे छोटे स्तर के प्रश्न उठा तो लेते हैं, लेकिन इन छोटे स्तर के प्रश्नों को हम कर नहीं पाते हैं हल। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें एनसीईआरटी का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसमें एक तो समझाने का तरीका बहुत बेहतरीन है। जैसे कि आगे हम बात करेंगे, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है विधायिका, तो उस समय बूझो और पहेली के माध्यम से जो दो बच्चियां हैं, मतलब सुन्नी और मुन्नी, एक बच्चा और बच्ची है, तो वो आपस में पूछते हैं, तो क्या इतने मंत्री के ऊपर दबाव आने के बाद भी हम कहते हैं मंत्री मतलब मंत्री का पद सरल है? सरल नहीं है मंत्री का पद। लेकिन खैर वो किस समय नहीं है, क्यों नहीं है, वो आगे आगे पढ़ेंगे। देखिए सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? कि अगर विधेयक कोई भी मंत्री पेश करता है, अगर कानून के संशोधन का प्रस्ताव कौन पेश करता है? कोई मंत्री पेश करता है, तो वो क्या कहलाता है? सरकारी विधेयक कहलाता है। ठीक है, सरकारी विधेयक के बाद हम बात करेंगे निजी विधेयक। सरकारी विधेयक और निजी विधेयक अपने में विपरीत है। यहाँ सरकारी विधेयक को क्या करेगा? कोई कानून मंत्री पेश करेगा, और निजी विधेयक को मंत्री नहीं करेगा बल्कि कोई भी सांसद पेश कर सकता है। संसद के द्वारा, अर्थात बिना मंत्री नहीं करता है तथा सांसद करता है, उस विधेयक को क्या कहा जाता है? निजी विधेयक। और इसे मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, और ये निजी सांसद द्वारा पेश किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, एक तो क्या है, यहाँ सरकारी विधेयक मंत्री पेश करता है, निजी विधेयक सांसद पेश करता है। अब साथियों रही बात धन विधेयक की और वित्त विधेयक की, तो थोड़ा सा कथन सुनिएगा मेरा, कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, और सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। देखिए, ये धन विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, और यहाँ है सभी वित्त विधेयक, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, धन विधेयक
नहीं होते। ठीक है। और इसके साथ ही फिर अगला आता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक वो विधेयक होता है जिसमें संविधान को संशोधित किया जाता है, संविधान के कानून में संशोधन किया जाता है, संविधान की किसी धारा में संशोधन किया जाता है। जो वास्तविक संविधान संशोधन की गणना में आता है वो संविधान संशोधन विधेयक है। महत्वपूर्ण आपको यही है कि सरकारी विधेयक और निजी विधेयक में क्या अंतर है। तो सरकारी विधेयक किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, निजी विधेयक किसी जो सांसद के द्वारा पेश किया जाता है वो निजी विधेयक है। इसके साथ ही धन विधेयक क्या है, तो सभी धन विधेयक या वित्त विधेयक नहीं हो सकते। धन विधेयक मतलब वर्ष के पहले सत्र बजट सत्र में पेश किया जाता है। और वित्त विधेयक होता है वो एक, देखिए सभी धन विधेयक तो वित्त विधेयक में आएंगे, लेकिन सभी वित्त विधेयक है वो धन विधेयक में नहीं आएंगे। कोई गैर धन विधेयक भी हो सकते हैं, उसमें भी वित्त विधेयक लाया जाए, किसी भी सत्र में लाया जा सकता है वित्त विधेयक। लेकिन याद रखना धन विधेयक केवल और केवल कब लाया जाएगा, बजटीय सत्र में लेकर आएगी कौन, संसद, मतलब जो वित्त मंत्री होगा वो लेके आएगा और संसद पेश करेगा। और इसमें करों के बारे में बताया जाएगा, कर बढ़ाए हैं घटाए हैं, क्या है आगे की जीडीपी, क्या है, क्या अनुमानित है, कितना पेमेंट आएगा, कितना खर्चा करना होगा, ये सारा का सारा। आगे हम बात करेंगे कि जो संसद नियंत्रण रखती है, मतलब अर्थात विधायिका कार्यपालिका का नियंत्रण रखती है वो किस प्रकार रखती है, उसमें हम धन विधेयक की और चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कानून निर्माण की प्रक्रिया में धन विधेयक की और चर्चा करेंगे, क्योंकि याद रखना थोड़ा बहुत हम यही बात कर लेते हैं, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में लाया जाएगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय किसके पास होगा, लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा। और इसके साथ आर्टिकल 110 में ये लिखा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के पास है और लोकसभा अध्यक्ष ही अपना क्या करता है, निर्णय। और धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के इसके पास इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा के पास 14 दिनों के लिए जाता है। अगर राज्यसभा चाहती संशोधन करने का तो संशोधन का प्रस्ताव भेज सकती है, लेकिन लोकसभा माने या नहीं माने, मान भी सकती है नहीं भी मान सकती है, तो खैर कोई बाध्यता नहीं है लोकसभा पर। इसलिए धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए मतलब वापस नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के कहने पर ही या राष्ट्रपति के नियंत्रण में ही पहले लाया जाता है, पेश किया जाता है। ठीक है। इसके साथ ही संविधान संशोधन विधेयकों को भी राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता। सामान्य विधेयक होते हैं या सरकारी विधेयक ये कह सकते हैं, निजी विधेयक है, इनको या सामान्य विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, लौटा सकता है। इसके साथ पॉकेट विटो का भी प्रयोग कर सकता है। तो साथियों ये तो थे अपने विधेयक। अब हम जो कानून निर्माण में 3 वाचन वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए साथियों, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उनके बाद लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। देखिए, सबसे पहले चीज है, अगर कोई भी विधेयक लाया गया, पेश किया गया, इसका मतलब है उस विधेयक को संसद में पेश कौन करेगा, उस विधेयक को संसद में पेश करेगा उस विधेयक, वो विधेयक किस मंत्रालय का है। अगर रक्षा मंत्रालय का, रक्षा मंत्री पेश करेगा। अगर अपने कानून मंत्रालय का, कानून मंत्री है। गृह मंत्रालय का होगा तो गृह मंत्री पेश करेगा। हालांकि ये भी हो सकता है प्रधानमंत्री सभी विधेयक पेश कर सकता है, सांसद भी विधेयक पेश कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमूमन विधेयक जिस मंत्रालय का होगा, अगर कृषि मंत्रालय का, तो कृषि मंत्रालय या जल सशक्तिकरण वाला है, या जलदायी विभाग का है, या जलदायी मंत्रालय का है, तो वह अपने जो भी है कानून है या जो प्रस्ताव है या जो विधेयक है, वो उसी विभाग का क्या करेगा, मंत्री ही उसे पेश करेगा। अमूमन यही है, लगभग यही होता है। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी सांसद ऐसा नहीं कर सकता, सांसद भी पेश कर सकते हैं और प्रधानमंत्री भी अमूमन ऐसे पेश कर सकते हैं। हम अगर पिछले भारतीय संसद के इतिहास में देखेंगे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं पढ़ने को हमें मिलेगी। और कभी कभार अगर वो मंत्री नहीं भी होते हैं उस पद पे, तो अतिरिक्त प्रभार देकर भी मंत्री ऐसा काम करते हैं। अब देखिए, तो देखो प्रथम अब हम बात करेंगे जो कानून निर्माण का है, जो प्रथम वाचन है। ठीक है। प्रथम वाचन में क्या होता है, कानून पेश किया जाता है संसद के द्वारा, और सांसदों को बताया जाता है कि हम इस तरीके का कानून लेके आ रहे हैं। ज्यों ही संसद में कानून पेश होता है, पेश होने के बाद मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में बताया जाता है यहाँ पे, बाकी वोटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। संसद पेश ज्यों ही कानून पेश किया, पेश करने के बाद बताया गया कि कानून का ये प्रारूप है, हम ये संशोधन करना चाहते हैं। और उस संशोधन की बात करते हुए वो कानून किसे सौंप देते हैं, संसदीय समितियों को सौंप देते हैं।
अब ये संसदीय समितियां बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यों ही संसदीय समितियों को कानून को सौंपा और कानून को सौंपने के बाद संसदीय समितियां कानून पर विचार विमर्श करती है, कानून पर बहस करती है, मतलब कि कानून में कुछ संशोधन भी लाती है कि यहाँ यहाँ दिक्कतें हैं, यहाँ यहाँ समस्याएं हैं, ये सुधार करो, इतने ठीक है। अमूमन संसद हमेशा यही करती है या कार्यपालिका हमेशा यही करती है कि जो संसदीय समितियों ने सिफारिश दी है कुछ एक फेर बदल करके बाकी अमूमन वो का वो कानून के तौर पर ले आती है और फिर वो संसदीय समितियां कानून पेश करती है सदन में। अगर संशोधन करती भी है तो भी तो वो सदन में ही पेश करेगी और ज्यों ही संसदीय समितियों के द्वारा वो कानून सदन में पेश किया जाता है तो दूसरा वाचन समाप्त हो जाता है और तीसरा वाचन शुरू हो जाता है। यहाँ तीसरे वाचन में क्या होता है कि पहले सदन में उस कानून पर मतदान होते हैं, विचार विमर्श होती है, बहस होती है और उसके बाद जिस तरीके से इस सदन में पहले सदन में अगर लोकसभा में पहले लाया गया तो लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा और उसी तरीके से राज्यसभा में होगा। अगर वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं है या धन विधेयक नहीं है तो फिर मतलब अगर आवश्यकता पड़ी तो संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है, जैसे कि आज तक 3 बार बुलाई जा चुकी है। दहेज वाले मामले में बुलाई जा चुकी है। 2000 अपने 2-3 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आतंकवाद विरोधी जो निरोधक अधिनियम बना था, उसमें भी संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। तो कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान के या संसदीय प्रणाली के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में 3 बार संसदीय जो संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों। अमूमन इसमें लोकसभा ही जीतती है क्योंकि लोकसभा के पास वैसे भी बहुमत है और संयुक्त बैठक का अर्थ ही यही होता है कि दोनों सदनों में अगर बहुमत है मतलब टोटल जैसे वर्तमान की बात करें तो 200 थे अपने 45 और 543 मिलाकर कितने होंगे अपने 90, 790 मतलब 788 और 788 होंगे तो इनको 2 में भाग कर दो और प्लस 1 कर दो, जो उत्तर आएगा उसके अनुसार क्या होगा वो बहुमत साबित होगा, अर्थात लोकसभा के सदस्यों की पूर्ण संख्या से भी कम संख्या आती है बहुमत में। तो इसका मतलब श्योर है कि लोकसभा के पास वैसे भी अधिक सदस्य बैठे रहते हैं तो किसी भी सरकार को ऐसा करने में कोई दिक्कत और नहीं आती है और अगर सरकार किसी एक दल की पूर्ण बहुमत के साथ आती है तो ये दिक्कत का कोई सोचना ही नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं। लेकिन फिर कभी-कभार सरकार गठबंधन की हो, तब दिक्कतें आती है या इससे पहले 1-2 बार ऐसी घटना हुई थी, उस समय सरकार गठबंधन की नहीं थी, फिर भी दिक्कतें आ गई थी, राज्यसभा में बिल पास ही नहीं हुआ और पास नहीं हुआ तो संसद को संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा, संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी दोनों सदनों की। तो आज तक के इतिहास में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो हम बात कर रहे थे प्रथम वाचन की, तो प्रथम वाचन इससे पहले हम एक डायग्राम समझते हैं कि एक होता है विधेयक। क्या होता है? विधेयक। फिर विधेयक को क्या किया जाता है? पेश किया जाता है संसद में पेश, संसद में पेश और इसे संसद में पेश करने के बाद क्या होता है? ये विधेयक है, ये कहाँ किया गया? संसद में पेश किया गया। फिर किसके पास जाएगा? समितियों के पास, समितियां। और समितियां इन पर क्या करेगी? निर्णय लेगी, विचार विमर्श करेगी और ज्यों ही समितियां विचार विमर्श करेगी फिर इसे क्या किया जाएगा? सदन में पेश किया जाएगा, सदन में पेश करेंगे, ठीक है। और वाद विवाद होगा, वाद विवाद। अब देखिए सदन में पेश किया जाएगा, अगर सदन में पास हो गया, सदन में पास हो गया पहले में तो दूसरे सदन में जाएगा, इसी प्रकार दूसरे सदन में। और अगर दूसरे सदन में पास नहीं होता है, दूसरे सदन में, और दूसरे सदन में पास होने के बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का ज्यों ही हस्ताक्षर होता है, किसका हस्ताक्षर? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति जो ही हस्ताक्षर करता है तो वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून। लेकिन याद रखना अगर दोनों सदनों में पास नहीं होने पर, पास नहीं होने पर, पास नहीं होने पर तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, बुलाई जाएगी। ये कानून की प्रक्रिया है। सबसे पहले विधेयक का प्रारूप तैयार किया, मतलब कानून का प्रारूप अर्थात विधेयक, फिर विधेयक संसद में पेश करेगा कोई मंत्री के द्वारा,
और फिर वो संसदीय समितियों के पास जाएगा, फिर सदन में पेश किया जाएगा, संसदीय समितियों के द्वारा संशोधन करके वाद विवाद होगा, पहले सदन में पास करने के बाद दूसरे सदन में, अगर दोनों सदनों में पास होता है तो वो आगे कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जो ही हस्ताक्षर करता है तो फिर वो विधेयक किसमें बदल जाता है, कानून में बदल जाता है। और उसी प्रकार अगर इन दोनों सदनों में पास नहीं होता है, एक सदन पास कर लेता है, एक नहीं करता, मान लो राज्यसभा ने नहीं किया, तो फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। हमेशा याद रखना कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, अगर राज्यसभा अगर पेश नहीं करती है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगर लोकसभा पेश नहीं करती, पास नहीं करती है, तो संयुक्त बैठक का ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये याद रखना। और संयुक्त बैठक की आवश्यकता होगी, अगर ऐसा दोनों में पारित हो जाता है तो फिर तो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते ही वो विधेयक क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। ये प्रक्रिया है। इसमें तीन, प्रथम वाचन है, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है। प्रथम वाचन में क्या होगा, विधेयक लाया जाएगा और पेश किया जाएगा। ठीक है, कहाँ, संसद में, विधेयक के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद जो ही विधेयक पेश हो गया, तो फिर विधेयक को संसदीय समितियों के पास भेजा जाएगा, और ये संसदीय समितियां उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी। ये किस में आएगा, द्वितीय में। और फिर विचार विमर्श करने के बाद संसदीय समितियों का जो विचार विमर्श होगा, संसदीय समितियां अगर संशोधन करना चाहती है तो संशोधन करेगी, और संशोधन करने के बाद वो क्या करेगी, सदन में पेश करवाएगी, वापस उस विधेयक को कहाँ भेजेगी, सदन में। और विधेयक को सदन में पेश करवाना क्या है, और उसके ऊपर वाद विवाद करवाना, मतदान करवाना, वाद विवाद व मतदान, ये दोनों याद रखना, वह मतदान, और इसमें भी मतदान व वाद विवाद। ठीक है। हाँ, तो ये सारा का सारा, ये सदन में पेश करना, वाद विवाद और मतदान करवाना, ये किस में आएगा, ये अपने तृतीय वाचन में आएगा। ये जो समितियां होती है, इन समितियों को कहा जाता है लघु विधायिका। क्या कहा जाता है, लघु विधायिका। और लघु विधायिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं, सभी दलों के प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभी दलों के प्रतिनिधि होने के कारण, प्रतिनिधि होने के कारण होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, लघु विधायिका कहा जाता है, अर्थात छोटी संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, छोटी संसद। अब हम बात करते हैं धन विधेयक की। देखिए, ये तो कोई सामान्य विधेयक है, तो अगर धन विधेयक होता है तो धन विधेयक के संदर्भ में याद रखना, आर्टिकल 110 और 109 महत्वपूर्ण है। 109 में धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जाएगा, पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा पारित करने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में 14 दिनों के भीतर कुछ संशोधन करवाती है या पास कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कुछ नहीं कहती है, इनकार करे हुए बैठी है या मौन मूक की तरह बैठी रहती है, तो भी 14 दिनों के बाद धन विधेयक क्या समझा जाएगा, राज्यसभा से पेश समझा जाएगा, राज्यसभा से पास हुआ मान लिया जाएगा और धन विधेयक पास हो जाएगा। अगर राज्यसभा संशोधन करती है, लोकसभा माने तो वो मान लेगी, और लोकसभा नहीं माने तो नहीं मान लेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें लोकसभा में। तो ये लोकसभा के पास क्या है, शक्ति है। और इस मामले में लोकसभा राज्यसभा से क्या है, राज्यसभा की स्थिति से लोकसभा मतलब राज्यसभा लोकसभा की स्थिति से पीछे है, और धन विधेयक के मामले में लोकसभा राज्यसभा से आगे है। तो साथियों, ये तो पूरा का पूरा क्या है, अपने कानून निर्माण की प्रक्रिया है। तो खैर, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपके कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप अपने थोड़ा सा बैक लीजिए वापस, और एक दो बार पढ़िए तो जरूर समझ में आ जाएगा। क्योंकि थोड़ी प्रक्रिया है, लचीली है, लेकिन अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो जरूर हमें याद हो जाएगा, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। अब देखिए साथियों, इसके बाद ये धन विधेयक अपने कानून निर्माण की प्रक्रिया हो गई। कानून निर्माण की प्रक्रिया के बाद याद करते हैं, अपन बात करते हैं कि विधायिका है वो कानून कार्यपालिका को नियंत्रित कैसे करती है। विधायिका द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करना। विधायिका द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करना। को नियंत्रित करना।
नियंत्रित करना। अब देखिए जैसे कि विधायिका का काम है ये किस प्रकार करती है। देखिए साथियों, अगर कैसे भी दल हो, कैसी भी संस्था हो, कैसा ही समूह हो, कैसा ही संगठन हो, अगर एक मान लीजिए कल्पना कीजिए कि एक घोड़ा होता है, अगर घोड़े के भी लगाम नहीं होती है तो क्या घोड़ा कब्ज में आता है? नहीं आता, घोड़ा आगे निकल जाता है। उसी प्रकार कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए विधायपालिका का होना जरूरी है, नहीं तो कार्यपालिका निरंकुश हो जाएगी। और अगर कार्यपालिका निरंकुश हो जाएगी तो फिर विधायिका का कोई औचित्य नहीं रहेगा, और फिर तो वापस वो तानाशाह आ जाएगा उनका। तो इनको इनकी तानाशाही को नहीं यानी तानाशाही से हमें बचाने के लिए या कार्यपालिका की तानाशाही से हमें बचाने के लिए विधायिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यही विधायिका का कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण है। अब किस प्रकार नियंत्रण है वो देखिए। सबसे पहले विचार विमर्श का, विचार विमर्श या बहस का मंच। देखिए विचार विमर्श या बहस का मंच, विधायिका है वो न्याय कार्यपालिका द्वारा अर्थात मंत्रियों के द्वारा किसी भी तरीके का कोई कानून लाया गया है, उन कानून के ऊपर विचार विमर्श करेगा, उन कानून के ऊपर बहस करेगी। अगर वो कानून ठीक है तो पास होगा, अगर वो कानून ठीक नहीं है तो नहीं पास होगा, विधायिका इनकार कर देगी। तो सबसे पहली बात तो एक विचार विमर्श या बहस का मंच है, और इसी मंच के माध्यम से विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अब जैसे कि हमने लोकसभा हमने देखा अभी बात की थी कि जो 1900 नहीं माफ कीजिए अपने 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, और उन्होंने जो अपने एक अधिनियम लेके आए थे, अर्थात एक्ट एक कानून लेके आए थे जिनका नाम क्या, आतंकवाद निरोधक अधिनियम। और आतंकवाद निरोधक अधिनियम को राज्यसभा ने पास नहीं किया। इसका मतलब समस्या क्या हुई, इसका मतलब यही हुआ कि ये बहस का मंच था और विचार विमर्श का था, उनको ठीक नहीं लगा, जिसके कारण लोकसभा को मतलब संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी, या तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी। साथियों ये भी याद रखना एक कि अगर सरकार के पास दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत है, अगर सरकार के पास राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदनों के साथ पूर्ण बहुमत है तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण कम हो जाता है। और अगर सरकार दोनों सदनों में सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, सरकार गठबंधन की है, तो उस समय विधायिका का मजबूत नियंत्रण रहता है, किस पे, कार्यपालिका के। पहला विचार विमर्श या बहस का मंच है। नंबर 2 वित्तीय नियंत्रण। कैसा नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण। अब वित्तीय नियंत्रण कैसे, वित्तीय नियंत्रण ठीक ढंग से समझना। वित्तीय नियंत्रण तीन प्रकार के, पहली तीन निधियां हैं, संचित निधि, निधि एक है आकस्मिक निधि, एक कैसी निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, और एक है साथियों लोक लेखा निधि, लोक लेखा, लोक लेखा निधि। इसका ऊपर नियंत्रण रहता है साथियों संसद का, विधायिका का, संसद मतलब विधायिका, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आकस्मिक निधि है, इसके ऊपर रहता है राष्ट्रपति का। और जो लोक लेखा निधि है इसमें पीएफ वगैरह, वो भत्ते वगैरह, भत्ते व कर्मचारियों के पेंशन, कर्मचारियों की पेंशन संबंधी, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, संचित निधि पर संसद का क्या होता है, नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और लोक लेखा निधि पर लोक लेखा निधि में भत्ते वो कर्मचारियों का पेंशन होता है। अब जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका पीएफ वगैरह कटता है प्रत्येक महीने पे, वो सारा का सारा कहाँ जमा होता है, लोक लेखा निधि में। जो ही वे रिटायरमेंट होते हैं उनको एक साथ जो बजट मिलता है या उनकी जो पेंशन बनती है, तो वो सारी की सारी कहाँ से मिलेगी, इन्हें लोक लेखा निधि से मिलेगी। अब साथियों समझने की बात है कि ये वित्तीय नियंत्रण कैसे है। जैसे कि धन विधेयक है, अगर धन विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा तो खैर इसके पास शक्ति नहीं है इतनी, लोकसभा पारित नहीं करे तो क्या वो धन विधेयक पास होगा क्या? अगर लोकसभा कहे कि इसमें संशोधन करें, दबाव दें। अब देखिए वित्तीय नियंत्रण में क्या होता है कि इसमें महालेखा परीक्षक होता है, महालेखा नियंत्रक,
परीक्षक एवं संयुक्त समितियां, मतलब अपने संसदीय समितियां कहते हैं, संसदीय समितियां। ठीक है, और इसमें संसदीय समिति में एक महत्वपूर्ण समिति है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। तो संसदीय निधि मतलब देखिए, संसदीय नियंत्रण किस प्रकार होता है। अगर कार्यपालिका ने कोई भी मतलब अपना जो बजट पेश किया है या कार्यपालिका ने कोई अपनी योजना पेश की है, एक मंत्री जी बताते हैं, मान लो मंत्री जी ने संसद भवन में कहा है या लोकसभा के सदन में कहा है कि हमने भारतमाला प्रोजेक्ट में 2500 करोड़ रुपए खर्च किए या 2500 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, लेकिन फिर भी भारतमाला प्रोजेक्ट, कल्पना कर रहे हैं, वास्तविकता में आंकड़े नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको या नहीं बता रहा हूं, तो कल्पना कीजिए कि अगर मान लो कि 2500 करोड़ में मंत्री जी बोलते हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ या उसी समय कोई बारिश आ गई जिसके कारण वो मतलब खंडित हो गया या कहीं उसमें दरारें आ गई, उनको वापस ठीक करने के लिए 250 करोड़ रुपए अतिरिक्त अगर मांगता है, कौन, वो मतलब मंत्रालय मांगता है, सड़क परिवहन मंत्रालय, तो उस समय उसको पूरा का पूरा वो क्या करेंगे, जो संसद है मतलब अर्थात विधायिका है, वो मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से पूरी की पूरी क्या करवाएगा, जांच करवाएगा, क्या इसमें घोटाला तो नहीं हुआ है। इसके साथ ही संसदीय समितियां होगी जिसमें लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति में अध्यक्ष होता है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं, 15 और 7 होते हैं मेरे ख्याल से, कहीं 22 सदस्य होते हैं कुल। और इसके साथ ही याद रखना, इसका जो अध्यक्ष होता है या मुख्य होता है वो विपक्ष का नेता होता है, और फिर वो पूरी जांच पड़ताल कराएगा। जैसे कि आपको पता होगा 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आया, कोयला घोटाला हुए, ये सारे के सारे घोटाले कैसे पता हुए, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक को तो पता चला, और इसके साथ ही लोक लेखा समिति वगैरह इन्होंने ही तो जांच की। हम आगे पढ़ेंगे इन समितियों की क्या आवश्यकता है, ये समितियों के क्या कार्य, ये समितियां क्यों काम करती हैं यहाँ पे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इन समितियों के जरिए और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जरिए क्या किया जाता है, इनकी जांच की जाती है, और जांच के बाद वित्तीय नियंत्रण संसद के द्वारा कार्यपालिका पर रखा जाता है, ताकि कार्यपालिका अर्थात कोई भी मंत्री अपना घर नहीं भरे बल्कि क्या करे, काम करे। हालांकि फिर भी इन सब के होने के बावजूद भी हम ऐसा पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं पा सकी है विधायिका कि किसी भी, क्यों, क्योंकि मतलब एक उक्ति है, चोर चोर मासे भाई है, तो ये उक्ति कहीं न कहीं आगे ही काम आती है या पीछे ही काम आती है। अगर किसी भी सरकार को बहुमत है तो फिर वो सरकार कुछ न कुछ ऐसे काम करेगी जो, जैसा कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं या हमने पहले भी देखा है कि अगर एक व्यक्ति है, एक सरपंच है, वो अपने अगर चुनाव में भी करोड़ रुपए खर्च कर देता है या 80 लाख रुपए, 50 लाख रुपए खर्च कर देता है, तो फिर इससे मतलब तो तय है कि वो अपनी जेब से खर्च करेगा नहीं। जो ही वो सरपंच बनेगा तो पहले वो अपने घर की भरपाई को पूरा करेगा, और उसके बाद वो अगली दूसरे जनता की भलाई सोचेगी। इससे जनता को जागरूक होना चाहिए, इससे जनता को समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है, कोई राजनेता फालतू खर्चा करता है या वेस्ट करता है, तो उसे रोकना चाहिए, उसकी दावत में भाग ही नहीं लेना चाहिए, जिससे कि उसे स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि जनता जागरूक है, ताकि अगर हम उनका बिना मतलब खर्चा नहीं कराएंगे तो वो हमारा साथ देगा पूर्ण रूप से, और फिर वो देश विकास की गंगा बहाएगा। तो खैर ये है अपना वित्तीय नियंत्रण। तो एक तो विचार विमर्श या बहस का मंच है, दूसरा विधायिका के द्वारा क्या है, वित्तीय नियंत्रण है। इसके साथ ही विधायिका और क्या क्या कर सकती है साथियों, याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। इसके साथ ही काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, इसके साथ ही सदन का बहिर्गमन कर देती है कभी कभार, सदन का बहिर्गमन, सदन का बहिर्गमन करती है, इसका मतलब वो पास नहीं होता है विधेयक, ठीक है। और इसके साथ ही वो प्रश्न काल, कौन सा काल, प्रश्न काल, प्रश्न काल के साथ ही अपना शून्यकाल, प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों संविधान में नहीं लिखे गए। अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, सदन का बहिर्गमन, प्रश्नकाल, शून्यकाल, और इसके साथ ही अगर और बात करें तो स्थगन प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। अब देखिए साथियों, अविश्वास प्रस्ताव, अगर विधायिका को ऐसा लगता है कि जो कार्यपालिका है
वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है या कार्यपालिका का कोई एक मंत्री ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या करेगी विधायिका? अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी। और अगर किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, अर्थात पूरी की पूरी राजनीतिक कार्यपालिका क्या होगी? भंग होगी। एक तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, उसी प्रकार काम रोको प्रस्ताव के जरिए, सदन का बहिर्गमन करके प्रश्नकाल, सदन का प्रत्येक दिन 11 से 12 बजे, 11 से 12 बजे के बीच का समय, और इसमें क्या किया जाता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। अमूमन ये प्रश्न होते हैं महिला सुरक्षा से संबंधित है, या अपने बाल मजदूरी से संबंधित है, गरीबी हटाने के संदर्भ में है। ये जो यथार्थ के मुद्दे हैं, और ये मुद्दे जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, या दलितों का उत्पीड़न है, इनके संदर्भ में, या कोई ग्रामीण विकास के संदर्भ में, ये है प्रश्न मंत्रियों को पूछे जाते हैं, मतलब प्रश्नकाल में। और इन प्रश्नों का जवाब मंत्रियों को देना होता है, और तुरंत देना होता है। अगर नहीं बताता है मंत्री, तो इसके संदर्भ में उनकी बेइज्जती भी होती है। मतलब एक अमूमन ये है कि अपनी भाषा में भी, अपन स्कूल में अगर सर किसी विद्यार्थी को प्रश्न पूछते हैं, और अगर विद्यार्थी नहीं बता नहीं पाता है, तो इसका मतलब है दूसरे बच्चों के मन में यही आता है कि इसकी बेइज्जती हो गई, सर ने ये प्रश्न पूछा था, ये बता नहीं पाया, इतना सरल प्रश्न। तो खैर ऐसे कैसे। और फिर है शून्यकाल है, तो शून्यकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसी समय में बता पाए, मतलब मंत्री प्रश्न का उत्तर दें या जवाब दें, वो बाद में भी दे सकता है। ठीक है, इसके साथ ही स्थगन प्रस्ताव होता है, और स्थगन प्रस्ताव के साथ ही क्या कर लिया जाता है? उस दिन की संसद को समाप्त कर लिया जाता है। और ये सभी के सभी शक्तियां किसके पास होती है? संसद को समाप्त करना वगैरह, या उस दिन सदन को रोक देना या स्थगित कर देना, ये अपने सदन के अध्यक्ष को, जैसे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष को, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा सभापति को। तो ये है विधायिका द्वारा कार्यपालिका को क्या करना? नियंत्रित करना। तो एक तो हमने विचार विमर्श या बहस का मंच देखा, एक वित्तीय नियंत्रण देखा, और वित्तीय नियंत्रण में ये 3 संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। अब देखो संचित निधि है, संसद का होता है। अगर सेशन चल रहा है, तो संचित निधि से क्या कर सकती है कार्यपालिका? पैसे ले सकती है पास करा कर। अभी कभी कभी दिक्कत क्या हो जाती है कि संसद का सत्र नहीं बैठा, और सत्र नहीं बैठा, इसका मतलब है कि फिर संसद को पैसे चाहिए, अचानक माफ कीजिए कार्यपालिका को किसी कार्य के लिए पैसे चाहिए, तो फिर वो आकस्मिक निधि अर्थात राष्ट्रपति का जो नियंत्रण होता है, उससे क्या लेगा? पैसे लेगा उधार। और ज्यों ही वापस पहला सदन बैठेगा, उसमें जितना इससे पैसा लिया है उसका ब्याज समेत वापस क्या करेगा? बिल पेश करवाएगा, और वापस आकस्मिक निधि में, संचित निधि से इसमें डालेगा। और ऐसा का ऐसा लोक लेखा निधि में भी होता है। तो इस प्रकार विधायिका द्वारा क्या किया जाता है साथियों? कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है। अब हम अगली बात करेंगे, जो बात करेंगे अपने कि विधायिका स्वयं नियंत्रित कैसे होती है? विधायिका खुद भी तो नियंत्रित होती है। अब विधायिका खुद नियंत्रित कैसे होती है? विधायिका का स्वयं पर नियंत्रण, नियंत्रण। इसमें एनवी गाडगिल सर कहते हैं, नरहरि विष्णु गाडगिल, उन्होंने कहा है कि केवल और केवल कानूनी तरीके से थोड़ा सा दबाव डाला गया है विधायिका के ऊपर। बाकी सारत अर्थात वास्तविक तरीके से देखें तो विधायिका अपने स्वयं पर पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी विधायिका का स्वयं पर नियंत्रण, नियंत्रण कौन करता है? विधायिका का अध्यक्ष, विधायिका का अध्यक्ष। अब देखिए, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि अगर कोई भी टीका टिप्पणी करती है विचार विमर्श के समय संसद या कोई भी सांसद, तो उसके ऊपर न्यायपालिका में कोई वाद विवाद, या न्यायपालिका उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बल्कि अगर कोई मान लो सही नहीं बोलता है, या अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करता है, या अनुशासनहीनता का प्रयोग करता है, तो उस समय विधायिका का जो अध्यक्ष होता है, उनके पास निर्णय लेने की क्षमता है कि वो हो सके तो उस विधेयक, उस अगर कोई मंत्री गलत काम करता है, तो मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई सांसद गलत काम करता है या गलत बोलता है, तो उनके खिलाफ
कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कि आपको पता होगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था सीएए 2019 में। तो वर्तमान में बीजेपी है तत्कालीन भी बीजेपी सरकार थी, वो लेके आई थी और उसमें राज्यसभा में पहले आंग्ल भारतीय सदस्य है जिनका नाम है डेरेक ओ ब्राउन, जो निर्वाचित होके आए हैं, इसलिए मैं पहले शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। भारत में निर्वाचित होने वाले पहले आंग्ल भारतीय पश्चिम बंगाल से हुए। 2012 में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने भाग लिया है। हाँ, एक और बात मुझे याद आ रही है साथियों, याद रखना कि 104वें संविधान संशोधन के बाद आंग्ल भारतीय को मनोनीत आंग्ल भारतीय है, वो नहीं, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाएगा। बाकी आंग्ल भारतीय अगर कोई निर्वाचित होकर आते हैं तो वो बिल्कुल आ सकते हैं संसद में, उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगी हुई है। तो ऐसा का ऐसा डेरेक ओ ब्राउन ने किया था, तो राज्यसभा सभापति ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी। तत्कालीन राज्यसभा सभापति अपने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे। उनको सदन से बहिष्कृत भी किया था कुछ दिनों के लिए। हाँ, तो एक तो है विधायिका का अध्यक्ष इनके ऊपर नियंत्रण रखता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर मान लो कि दल बदल करता है कोई भी विधेयक, अब कोई भी विधेयक कोई भी विधायक या कोई भी सांसद दल बदल कैसे करता है? अगर मान लो उसकी पार्टी ने कोई दिशा निर्देश दिए, अगर वो उन दिशा निर्देशों के विरुद्ध अपना मत देता है, अगर विपक्ष वाली पार्टी के समर्थन में बात करता है, अगर वो स्वतः ही अपने मन से इस्तीफा दे देता है उस दल से, तो ये सब क्या कहलाएगा? दल बदल कहलाएगा। इसके साथ ही अगर आयाराम गयाराम वाली घटना देखें, तो अगर कोई भी व्यक्ति एक पार्टी में जीत कर फिर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो ये क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। एक दल को बदलकर दूसरे दल, 1967 की घटना हम सबको याद है। हरियाणा गयालाल नाम करके व्यक्ति, और उस समय कांग्रेस ने एक बहुत प्रसिद्ध नेता ने कहा था, इतने दिन आयाराम था अब गयाराम हो गया, नहीं इतने दिन गयाराम था अब आयाराम हो गया। तो ये सारी की सारी बातें भी इसमें याद रखना है। तो विधायिका स्वयं पर नियंत्रण कौन रखती है, मतलब नियंत्रण कौन है? विधायिका का अध्यक्ष रखता है, और उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी अधिकार किसे है? विधायिका के अध्यक्ष को है। इसीलिए हिंदुस्तान का 7वां सबसे बड़ा अगर कोई सुप्रीम पद है, 7वां, तो वो कौन सा है? लोकसभा के अध्यक्ष का है, और ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है। अगर ये तथ्य आपको अगर बेहतरीन जानने के प्रयास कर रहे हैं, आप अगर और बेहतर तरीके से या गूढ़ता में जानना चाहते हैं, तो ये अभी तो एनसीईआरटी लेवल तक हम बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अपने एक लेखक है जैन, उनकी किताब चलती है, तो अपने जेएनवीयू में, तो उनकी किताब में बहुत बेहतरीन ये अच्छा लिखा हुआ है। अगर आप कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, अपने ज्ञानवर्धक करना चाहता है, ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, तो उसमें बहुत अच्छा सोर्सेज दे रखा है इनके बारे में। तो खैर, ये तो ये हुआ। अब इसके साथ ही दल बदल को रोकने के लिए प्रयास किए गए। कब? एक तो सबसे पहली बार 52वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन कब हुआ? 1900 संविधान संशोधन 1985। कब हुआ? 1900, मैं यही लिख देता हूँ 85। किसने किया? राजीव गांधी की सरकार। राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां। और इसके साथ ही 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। ठीक है। कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ये वही संशोधन है जिसके तहत मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को क्या कर दिया गया था? सीमित कर दिया गया था। लोकसभा की 15% और राज्य विधानसभाओं की भी 15% कर दी थी। 91वां संविधान संशोधन 2003, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। 52वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया? दल बदल को रोकने के प्रयास। हालांकि पूर्ण रूप से रुक नहीं सका है दल बदल। आज भी आपने देखा होगा दल बदल के माध्यम से ही बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई। दल बदल के माध्यम से ही कर्नाटक में ऐसा हुआ 2-3 बार। या आपको पता होगा वर्तमान में सचिन पायलट और कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत के मध्य भी ये बातें चल रही है। या इससे पहले आपको पता होगा अभी राजस्थान में अशोक गहलोत को ज्यों ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मतलब निर्वाचित किया जा रहा है, तो राजस्थान में नए मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, और नए मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट का पहले नाम है। कल की घटना है, मतलब अपने परसों की, जिसमें अपने कांग्रेस के वर्तमान में राजस्थान के जो मंत्री हैं, एचआरडी मंत्री है शांति धारीवाल, उन्होंने खुद ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति धोखा कर देता है बीच में या किसी और का साथ दे देता है, उसको सीएम बनाना अच्छा नहीं है। तो खैर ये सब राजनीतिक विचारधारा है, राजनीतिक गैर। हालांकि
जो योग्य व्यक्ति होता है या जो उम्मीदवार योग्य उम्मीदवार है उनको बनाना ही चाहिए। तो खैर ये सारी की सारी बातें हैं। तो उस समय भी इनके ऊपर भी आरोप लगा था कि ये दल बदल कर देंगे, हालांकि इन्होंने तो किया नहीं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया, दल बदल किया था, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए। वर्तमान में अपने उड्डयन मंत्री है, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं। तो खैर इनको रोकने के प्रयास तो किए गए, लेकिन प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। इसके साथ ही एक और बात आती है इसी में ही साथियों, मतलब थोड़ा सा अलग है, वो है संसदीय समितियां। संसदीय समितियां, संसदीय समितियां क्या करती है, ये भी कार्यपालिका और सरकार पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। इनका सरकार पर नियंत्रण करने का काम है। संसदीय स्थायी संसदीय समितियां हैं। कैसी स्थायी संसदीय समितियां, संसदीय समितियां। और स्थायी संसदीय समितियां हैं, इनका गठन या हिंदुस्तान में इनकी शुरुआत कब हुई, 1983 से। वर्तमान में 20 समितियां हैं। कितनी समितियां, 20 है। लगभग हर एक विभाग की एक न एक समिति होती है। ये संसदीय समितियां स्थायी संसदीय समितियां हैं। कितनी है, 20, 1983 में। ये क्या करती है कि जैसे किसी की मतलब भ्रष्टाचार के संबंध में कोई है, उनकी जांच करती है, या कोई विधेयक के बारे में चर्चा करनी है, उनके बारे में बात करती है, या कोई अन्य जो मतलब यथार्थ के मुद्दे हैं या वर्तमान में जो ज्यादा प्रचलित है उनके संदर्भ में जांच करती है। इसके साथ ही एक होती है संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति। और संयुक्त संसदीय समिति, ये समितियां बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये समितियां या तो क्या करती है, संयुक्त बैठक बुलाते हैं तब काम आती है, संयुक्त बैठकों में। अगर संसद की संयुक्त बैठकें बुलाई जाती है बैठकों में, और या फिर कोई मतलब वित्तीय मामला। अब जैसे एक बड़े बड़े घोटाला हो जाए, जैसे लालू प्रसाद यादव ने वो चारा घोटाला वाला आप सब सुनते हो, 2G स्पेक्ट्रम, कांग्रेस सरकार के समय 2012 का घोटाला है, ये भी कोयला घोटाले हैं। तो इन सब की बड़े बड़े घोटालों की जांच करने के लिए, वित्तीय सुरक्षा के लिए इन संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। ये संयुक्त एक तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तब संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। और या तो या वित्तीय मामलों में कहीं न कहीं बड़े वित्त की बड़े तरीके से हानि होती है या वित्त में घपला किया जाता है, तो वहां संयुक्त संसदीय समितियां क्या करती है, वित्त को पूर्ण रूप से उजागर करने या उनकी पूर्ण रूप से जांच करने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार ये मतलब हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रित रखती है, संसदीय समितियां क्या है, इसके साथ दल बदल क्या है, और विधायिका का स्वयं पर नियंत्रण किस प्रकार होता है, इन सब के बारे में पढ़ लिया। तो चलिए साथियों, पूरा आशा और विश्वास के साथ ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि आप सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और आगे हम बहुत ही जल्द मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।